नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। कोरोना का जो संकट है वो अभी भी खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि दिल्ली जैसे शहर में तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा उतार पर है और इसी बीच वैक्सीन का संकट शुरू हो गया है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां वैक्सीन नहीं मिल रहा है और अब कुछ फैसले सरकार ने किए हैं जिसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। पहला सवाल वैक्सीन को लेकर यही उठाया जा रहा है कि आखिरकार दो वैक्सीन के बीच में गैप को क्यों बढ़ा दिया गया। शुरू शुरू में जब वैक्सीन लगाना शुरू किया गया था तब ये कहा गया था कि दो डोज जो हैं वो 1 महीने बल्कि 28 दिनों के अंतर पर लगा लेना चाहिए। दो वैक्सीन जो इस समय भारत में लगाए जा रहे हैं, कोविशील्ड जो ऑक्सफोर्ड के सहयोग से बनाया गया है, भारत में ही उत्पादन हो रहा है, और कोवैक्स जो स्वदेशी है, पूर्णतः भारतीय है, भारत भारत में एक सरकारी कंपनी के सहयोग से इसको बनाया जा रहा है। दोनों वैक्सीन के बारे में शुरू में कहा गया कि 28 दिनों के गैप पर दूसरा वैक्सीन लगा लें। इसके बाद सरकार ने उसको गैप को बढ़ाकर 2 महीने किया और इसी बीच जब वैक्सीन के शॉर्टेज की यानी कमी की खबरें आने लगी तो सरकार ने जो है इसको बढ़ा करके और 3 से 4 महीने कर दिया है, यानी 12 से 16 सप्ताह कर दिया गया है। क्या 12 से 16 सप्ताह में वैक्सीन लेने पर इसका प्रभाव, जो सही प्रभाव होना चाहिए, वो रह पाएगा? ये एक गंभीर सवाल है जो लोगों के मन में उठ रहा है और वो इसका जवाब चाहते हैं। इसका ही जवाब देने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है मुंबई के डॉक्टर अशोक सिंह को, जो नवी मुंबई में सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और फिजिशियन हैं और कोरोना से लगातार जुड़े हुए हैं, उसके इलाज से जुड़े हुए हैं और वैक्सीन से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सिंह, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में। नमस्कार। नमस्कार शैलेश जी। और इसके साथ ही मैं सीधा सवाल ही आपके सामने रख देता हूं और वो पहला सवाल यही है कि शुरू में तो कहा गया था कि 28 दिनों के अंतर पे 2 वैक्सीन ले लें, फिर कहा गया कि नहीं, ये जो है 4 सप्ताह की जगह जो है 6 सप्ताह किया गया, फिर 8 सप्ताह किया गया और अब 12 सप्ताह किया गया। कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि 16 सप्ताह। तो क्या इतने गैप के बाद, यानी 3 से 4 महीने के गैप के बाद अगर वैक्सीन लेंगे लोग तो वो इफेक्टिव होगा? ये पहला सवाल हम्म देखिए शैलेश जी, एक दो बातें मैं बताता हूँ, उसको जरा ध्यान से सुनिए। जैसे अगर हम 12 से 16 सप्ताह के बाद वैक्सीन लेंगे तो उसके फायदे क्या रहेंगे? पहले फायदा ये रहेगा कि एंटीबॉडी टाइटर थोड़ा ज्यादा बनेगा, और दूसरा फायदा क्या रहेगा कि हमको वैक्सीन का कम स्टॉक है तो भी हम पॉपुलेशन ज्यादा कवर कर लेंगे ना फर्स्ट डोज देने के। लेकिन जो 4 से 6 हफ्ते वाला है या 6 से 8 हफ्ते वाला है, उसमें क्या फायदा है कि एंटीबॉडी टाइटर थोड़ा कम बनता है, लेकिन उसमें हम वैक्सीनेशन फास्ट कर लेते हैं। तो 4 से 6 हफ्ते वाले में एंटीबॉडी टाइटर थोड़ा कम बनता है, 12 से 16 हफ्ते वाले एंटीबॉडी टाइटर थोड़ा ज्यादा बनता है, लेकिन प्रोटेक्शन में दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। ये बहुत ध्यान सुनिए, एंटीबॉडी टाइटर भले थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन जो कोरोना से प्रोटेक्शन है दोनों में सेम है। तो आज के डेट में स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन करें। तो आइडियली तो होना चाहिए कि हम लोग 6 हफ्ते की ही सेकेंड डोज रखें, जिससे कि आप एक जानते होंगे कि आदमी को वैक्सीनेटेड कब मानते हैं? जबकि पहला डोज लग गया, दूसरा डोज लग गया, उसके 14 दिन बाद से प्रोटेक्टेड माना जाता है। तो अगर हम लोग 6 हफ्ते पकड़ते हैं तो पहला वैक्सीन लगा, 6 हफ्ते के बाद दूसरा लगा, और 2 हफ्ते प्रोटेक्शन पकड़ लीजिए, 2 महीने में आदमी प्रोटेक्टेड हो जाता है। अगर हम एक स्ट्रेटजी अपनाएंगे 12 से 16 हफ्ते वाली, तो आदमी को प्रोटेक्शन लेने में 4 साढ़े 4 महीने लग जाएगा। इस पेंडेमिक टाइम में आइडियल क्या है कि आप फास्ट वैक्सीनेशन करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग करिए, जल्दी से जल्दी लोग करिए। लेकिन मजबूरी कहाँ जाती है कि आपको स्टॉक होना चाहिए। अगर स्टॉक है तो ये स्ट्रेटजी अपनाइए, स्टॉक नहीं है तो जो गवर्नमेंट कर रही है वो करे। गवर्नमेंट की भी स्ट्रेटजी ठीक है, अगर आपके पास है ही नहीं वैक्सीन तो क्या करोगे आप, है ना? तो प्रोटेक्शन दोनों में सेम रहेगा, प्रोटेक्शन दोनों में सेम रहेगा, लेकिन आज का पेंडेमिक सिचुएशन देखते हुए जल्दी करिए, ज्यादा करिए, वो इम्पोर्टेंट है।
ये महत्वपूर्ण है कि जल्दी करें तो जल्दी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। लेकिन ये बताइए कि हाँ, जब पहला डोज आदमी लेता है तो कुछ प्रोटेक्शन उसको मिलता है कि नहीं, 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद, या नहीं के जब बराबर, नहीं के बराबर, नहीं के बराबर, वो डिजीज से प्रोटेक्टेड नहीं होता है, नहीं के यानी बराबर। दूसरा डोज लगने से पहले वो प्रोटेक्टेड नहीं हो पाता है? दूसरा डोज लगने के 2 हफ्ते के 2 बाद। हफ्ते के बाद, बिल्कुल। तो मतलब अगर 6 हफ्ते के बाद आपने लिया है तो करीब-करीब 2 महीने के बाद प्रोटेक्शन, आपने दो सही महीने बताया। हाँ। एक हाँ, समस्या ये वैक्सीन को लेकर के ही आ रही है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से उनको कुछ नुकसान हो रहा है। और वो हिचक रहे हैं, या तो लगवाया नहीं है, लगवाने के बाद कुछ तो केसेज़ आए जिसमें डेथ वगैरह की खबरें, दुनिया भर की बात कर रहा हूँ, हालाँकि बहुत ये कम है। तो ज़रा ये बताइए कि क्या वैक्सीन से इस तरह का कोई खतरा भी है कि कोई उसको, कुछ लोग कहते हैं कि वो वैक्सीन लगवाने गए, उससे वहाँ से आया 2, 4, 5 दिनों के बाद कोरोना हो गया। कुछ मामलों में डेथ भी हुई। तो ये क्या स्थितियाँ हो सकती हैं जिसके चलते कि वो बीमार हो जाते हैं? एक तो वैक्सीन लगाते समय ही कहा जाता है कि आपको थोड़ा, जहाँ वैक्सीन लगाया गया है वहाँ दर्द होगा। उसके साथ ही ये कहा जाता है कि हल्का-फुल्का बुखार 1 दिन के बाद आ सकता है। उसके लिए वो बता ही देते हैं कि पैरासिटामॉल ले लीजिए, ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो मौत की खबरें आई, उससे डरे हुए हैं लोग। दूसरा, वो इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि कोई और बीमारी हो जाएगी और वो वैक्सीन नहीं लगाना चाहते हैं। तो उनकी चिंता को, उनके डर को कैसे खत्म किया जाए? देखिए, ये वैक्सीन 100% सेफ है, उसमें कोई डाउट नहीं। जिसका नंबर आए, जिसको अपॉर्चुनिटी मिले, उसको वैक्सीन लेना चाहिए। अब जहां तक आप बोल रहे हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद बीमार पड़ गए, डेथ हो गया, हमने आपको पहले ही बताया कि वैक्सीनेटेड कब बोलते हैं, जब भी फर्स्ट डोज लग गया, सेकंड डोज लग गया, उसके 14 दिन बाद। आप सपोज करो आज फर्स्ट दिन एक वैक्सीन लगा के आए और 5 दिन बाद आपको बीमार पड़ गया, कोरोना हो गया, तो इसमें वैक्सीन की कोई गलती नहीं है। वैक्सीन लगती तो भी, नहीं लगती तो होती, आप तो बीमार पड़ने ही वाले, समझ गए ना। तो वो वैक्सीन को दोष मत दीजिए, ये भगवान की थी कि नेचुरली वे में आपको इन्फेक्शन हो गया, उसी टाइम वैक्सीन लग गया। खासकर इस दौरान जो पिछले 2 महीने में जो केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, उसमें ऐसे बहुत से केसेस आए जिसको वैक्सीन लगा और इन्फेक्शन भी हो गया। तो उसमें वैक्सीन की गलती नहीं है कुछ, उसमें क्या है, इट इज कोइंसिडेंस कि आपको वैक्सीन लगा और इन्फेक्शन हो गया, नहीं लगता तो भी इन्फेक्शन हो जाता। तो इसमें कोई हिचकने की बात नहीं है, वैक्सीन एब्सोल्युटली सेफ है। वैक्सीन लगाना सबके लिए बहुत ही अनिवार्य है। जब जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिले, कोई इफ एंड बट उसमें मत निकालिए, अपना फर्स्ट डोज लीजिए, टाइमली सेकेंड डोज लीजिए, एंड यही एक सोल्यूशन है इस पेंडेमिक से बाहर आने का। अच्छा, ये जो केसेस रिपोर्ट किए गए डेथ के, 2-4 ही केस हुए दुनिया में। एक भारत में भी 1-2 केस रिपोर्ट किए गए। तो इसमें क्या वैक्सीन और डेथ के बीच में कोई आपसी संबंध है या उसका कोई और कारण है? हाँ, देखिए, अगर साइंटिफिकली देखें तो वैक्सीन से एलर्जिक रिएक्शन होता है अबाउट 2.6%। मतलब कि एलर्जिक रिएक्शन मीन्स कि खुजली खुजली हो गया, थोड़ा बुखार आ गया, लोकल रेडनेस हो गया, थोड़ा बॉडी पेन हो गया, ये लोगों को होता है, लेकिन ये कोई ऐसा सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एनाफिलैक्सिस हुए हैं कुछ केसेस में, लेकिन उसमें एक ही दो पेशेंट को ऐसा हुआ जिसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा और ठीक भी हो। तो जो वैक्सीन रिलेटेड डेथ है वो ऑलमोस्ट निल है। इतना अभी हमारे यहाँ करीब इंडिया में 18 करोड़ 60 लग चुके हैं, 18 करोड़ लग चुके हैं। तो 18 करोड़ में कितने डेथ हुए, और नॉर्मल पॉपुलेशन भी कम होगा अगर आप कैलकुलेट करने जाएं तो वैक्सीन से रिएक्शन होते हैं, इट इज वेरी माइनर रिएक्शन। कुछ सीरियस रिएक्शन होते हैं, एनाफिलैक्सिस रिएक्शन, लेकिन उसमें भी इमिडिएटली ट्रीटमेंट देने पे ठीक हो जाते हैं। एक ही वर्ल्ड में, इंडिया ने पूरे वर्ल्ड में एक ही दो आदमी को आईसीयू की जरूरत पड़ी जिसमें 2-3 दिन टाइम लगा ठीक होने में, लेकिन वैक्सीन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन डेथ किसकी नहीं है। सब अ, अदर कॉम्प्लिकेशन साथ में हो गया, वो अलग बात है। तो ओके, वैक्सीन एब्सोल्युटली सेफ। ये सेफ है। लेकिन मुझे कई लोग ये सवाल उठाते हैं, हमारे सामने रखते हैं कि क्या ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए? यानी अगर उनको कोई और बीमारी है और वो वैक्सीन लगा लेंगे तो उनको नुकसान हो जाएगा। मान लीजिए कि जैसे कैंसर है या डायबिटीज है, उनको वैक्सीन लगाना चाहिए कि नहीं? और कौन-कौन ऐसी बीमारियों से पीड़ित लोग हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए? देखिए, वैक्सीन सबको लगाना चाहिए। मतलब चाहे आपको कैंसर हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे आप कोई दवा खा रहे हो, ब्लड थिनर खा रहे हो,
हम लोग का तमाम क्वेरीज आती रहती है ना, हम ब्लड थिनर खा रहे हैं, लेना नहीं लेना, एकोस्प्रिन खा रहे हैं, लेना नहीं लेना, इसको दवा बंद करना है नहीं बंद करना। देखिए, वैक्सीन के लिए कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, सबको लगाना है, चाहे आप कैंसर हो, चाहे ट्रांसप्लांट पेशेंट हो, चाहे कुछ भी हो। ये है कि अगर आप इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, मतलब आपको स्टेरॉइड खा रहे हैं, आपको ट्रांसप्लांट के पेशेंट है, तो आपको हो सकता है एंटीबॉडी टाइटर उतना लेवल ना बने, लेकिन थोड़ा प्रोटेक्शन तो होएगा, डेफिनेटली होएगा। एक ही कंट्राइंडिकेशन है जहाँ की वैक्सीन नहीं लेना है, एक ही चीज है, या तो आपको कोई सीरियस बीमारी हो, जैसे आप ऑलरेडी निमोनिया हुआ हो, किसी और रीजन से बीमार हो, आपको फीवर हो, कोई किसी रीजन से आप बीमार हो, एक्यूट इलनेस है, तो आपको नहीं लेना है। ठीक। दूसरा, अगर आपको एक्टिव कोरोना बीमारी है तो नहीं लेना है। और तीसरा, जो वैक्सीन होती है ना, वैक्सीन में वायरस कंपोनेंट होते हैं, वायरस आरएनए होते हैं, प्रोटीन होते हैं, उसके अलावा वैक्सीन बनाने में 2-4 केमिकल यूज होते हैं। तो जो, अगर उस केमिकल से आपको नॉन एलर्जी है तो मत लीजिए, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप बोलते हैं कि हमको सल्फा एलर्जी है, टेट्रासाइक्लिन एलर्जी है, कुछ भी एलर्जी है, आप वैक्सीन लीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं उसमें, लेकिन डॉक्टर को बता दीजिए कि आपको लगाते समय स्पेशल प्रिकॉशन लेंगे। एक चीज और बताएं, हमारे एक फ्रेंड है अभी, एक वो अभी ट्रायल कर रहे हैं, ट्रायल मतलब अभी 200 बनाए हैं, कि वो जो है, जो वैक्सीन में जो केमिकल यूज होते हैं ना, उसका एलर्जी टेस्टिंग का किट डेवलप कर रहे हैं। तो अगर किसी को एलर्जी की हिस्ट्री है, मान लो अस्थमा है, एलर्जी है, दवा से एलर्जी है, तो वो किट से आप टेस्ट करा लीजिए, उसमें जो वैक्सीन में केमिकल होते हैं ना, उसका एलर्जी टेस्टिंग वो करेंगे। अगर उससे एलर्जी होगा तो मत लगाइए। तो सीधी बात है कि सबको लगाना है। अगर आपको एक्यूट बीमारी है, जैसे हार्ट अटैक है या कुछ बीमार से सफर कर रहे हैं, बीमारी है आपको, तो मत लगाइए। कोरोना है तो मत लगाइए। और जो वैक्सीन का कंपोनेंट है उससे डायरेक्ट आपको मालूम है इसका एलर्जी, तो मत लगाइए। सिंपल, और किसी का दवा एलर्जी है तो आप जरूर लगाइए और डॉक्टर को बताइए, आपको इससे प्रिकॉशन लेके लगाया जाएगा। कि वैक्सीन के जो फायदे हैं ना, उसका मतलब कोई कंपेरिजन नहीं किया जा सकता। अच्छा, पहले तो ये कहा जा रहा था कि एक बार अगर आपको कोरोना हो गया तो आपके शरीर में एंटीबॉडी जो है वो बन जाएगी, डिफेंस सिस्टम आपका अपने आप ही बन जाएगा। तो जिनको कोरोना हो गया है और वो ठीक हो गए हैं, क्या उनको ये वैक्सीन लगाना चाहिए, और अगर लगाना चाहिए तो बीमारी से ठीक होने के कितने दिनों के बाद लगाना चाहिए? देखिए, इसमें हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन अभी आई है, उन्होंने बोला है कि कोरोना बीमारी हो जाए तो उसके 6 महीने बाद वैक्सीन लगाइए। लेकिन ये बहुत वेग गाइडलाइन है, बहुत वेग गाइडलाइन है। कोरोना बीमारी कैसा है, कुछ लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं, कुछ माइल्ड सिम्टोमेटिक होते हैं, कुछ आईसीयू में एडमिट होते हैं, तो सबको एक जैसा हम लोग क्योर नहीं कर सकते। हमारा जहां तक अनुभव है कि जो बहुत सीरियस कोरोना सफर किए हुए हैं, आईसीयू में 15-20 दिन एडमिट हुए हैं और है, तो उनको वैक्सीन भले 6 महीना बाद लगाइए आप। लेकिन जो नॉर्मल कोविड बीमारी से सफर किए हुए हैं, उनको आइडियली 3 मंथ्स में दे देना चाहिए, वो डिले नहीं करना चाहिए, कि उससे क्या बूस्टर डोज जैसा इफेक्ट आएगा, उनका प्रोटेक्शन बहुत अच्छा होगा। अच्छा, एक समस्या और आती है, आ रही है लोगों के सामने कि पहला डोज लिया उन्होंने, अब उसके बाद उनको कोरोना हो गया। मैं 1-2 लोगों को जानता हूँ कि पहला हाँ डोज हाँ, लेने के यस बाद यस। कोरोना हो गया। अब वो कितने दिनों के बाद लें, और लें भी कि नहीं लें? अब वही उनको मतलब कोरोना वो कितना सीरियस। एसिम्प्टोमेटिक नहीं थे, उनमें सिम्पटम था, हाँ और वो जो है उनको मॉडरेट कह सकते हैं, इलनेस जो है मॉडरेट था। वो घर पे ठीक हुए, लेकिन हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड उनको देना पड़ा। उसके बाद वो हाँ 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 कुछ मामलों में थोड़ा बहुत ऑक्सीजन भी देना पड़ा। हालांकि उनको हाँ हाँ आईसीयू में नहीं भेजा गया, उनको हॉस्पिटल में भी नहीं गए वो, और बाकी उससे ऊपर तो सवाल ही नहीं है। हाँ हाँ। देखिए, आइडियली इनको गवर्नमेंट गाइडलाइन फॉलो करना चाहिए, 6 मंथ बाद लगाना चाहिए। जिस दिन कोरोना ठीक हुए उससे 6 मंथ बाद लगाना चाहिए। और दूसरा, वो एक अगर थोड़ा सा साइंटिफिकली जाए, तो अपना एंटीबॉडी टाइटर टेस्ट करके देख लीजिए। अगर एंटीबॉडी टाइटर सफिशिएंट है तो आप डिले कर सकते हैं। तो आइडियली जैसा आपने केस बताया, ऐसे केस में बीमारी के 6 मंथ बाद लगाना चाहिए। तो एंटीबॉडी टेस्ट कैसे, वो एंटीजन टेस्ट जो होता है उससे होगा या कैसे? एंटीबॉडी टेस्ट ब्लड से होता अच्छा, ब्लड से है, अलग ब्लड से से होता है, होता है। जो ये एंटीजन टेस्ट हाँ, ब्लड कहते हैं से। वो अलग है। नहीं, एंटीबॉडी टेस्ट क्या होते हैं, जैसे कि जब कोरोना बॉडी में इंटर करता है, तो उसको फाइट करने एंटीबॉडी बनती है। एक आईजीएम बोलते हैं, वो 20 दिन रहता है। उसके बाद आईजीजी बनता है, वो काफी दिन तक रहता है, 2 साल तक भी रह सकता है वो। तो जो आईजीजी एंटीबॉडी है, वो टाइटर टेस्ट करिए, या टोटल एंटीबॉडी टाइटर टेस्ट करिए। और अभी वैक्सीन के बाद और अलग से एंटीबॉडी टेस्ट करने के टाइटर होते हैं। हम लोगों ने काफी का टेस्ट करा है वैक्सीन के बाद, सबके एंटीबॉडी टाइटर हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा डेवलप हो गया है, एंड वी फील प्रोटेक्टेड।
ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर आपने दी है। मैं एक सवाल और उठ रहा है, कई लोगों ने शिकायत की कि पहली बार जब वो वैक्सीन लगाने गए तो उनको कोविशील्ड लगा दिया गया और दूसरी बार गए तो कोवैक्सीन लगा दिया गया। अब सवाल ये है कि इसका कोई नुकसान तो नहीं होगा? और नुकसान नहीं होगा तो ठीक है, लेकिन फ़ायदा होगा कि नहीं, मतलब वैक्सीन का जो फ़ायदा होता है? देखिए शैलेश जी, ये तो बाई एक्सीडेंट हुआ होगा। इंटेंशनली तो नहीं हुआ होगा। इट इज बाय एक्सीडेंट। कोरोना टाइम में बहुत सी चीजें एक्सीडेंटल ऐसे हो गई और उससे कुछ फायदे नुकसान पड़े नीचे पड़ गए। तो जैसे आप बता रहे हैं कि साइंटिफिकली ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आपने कोविशील्ड लगाया तो कोविशील्ड लगाइए, कोवैक्सीन लगाई है तो कोवैक्सीन लगाइए। लेकिन अभी आप जैसा केस बता रहे हैं उससे एक फायदा हो सकता है कि आप जिसको ऐसा लगा हुआ है सबका कम से कम 100 आदमी का डाटा कलेक्ट करिए और उनका हम लोग 2 महीने बाद एंटीबॉडी टाइटर टेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है। अगर ये इक्विवेलेंट दोनों में एक जैसा है तब तो बस चॉइस करिए, जो मिले वो लगाइए। एक स्टडी कर डिजाइन करिए इसके लिए। ऐसा अंदाज से बोलना बहुत मुश्किल है। तो चलो ये बाई एक्सीडेंटल हुआ, लेकिन ऐसे लोगों का डाटा अगर मिलता है तो बहुत ही यूजफुल होगा। तो अगर आपके कांटेक्ट में कहीं ऐसा हो रहे हैं या कहीं कहीं सेंटर पे ऐसा हुआ है, ये तो सेंटर का मिस्टेक होगा। उस सेंटर पे वो पहुंचा, दूसरे सेंटर में वो पहुंचा, तो वहां तो 100-200 आदमी आराम से मिल जाएंगे। तो ऐसे लोगों को ट्रेस करके उसका प्रॉपर एंटीबॉडी टाइटर 2 महीने के बाद टेस्ट कराइए, मतलब वैक्सीन लगने के 2 महीने के बाद। और वो एंटीबॉडी टाइटर देखिए प्रोटेक्शन कितना है। अगर एंटीबॉडी टाइटर अच्छा है, प्रोटेक्शन अच्छा है, तो आगे से गवर्नमेंट को गाइडलाइन बना देना चाहिए कि चाहे जो लगवाओ। अगर उसमें गड़बड़ है तो ऐसा गलती दोबारा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन ये सवाल जो है मैंने सोशल मीडिया पर और अखबारों में ही देखा था कि लोगों ने शिकायत की कि हाँ। पहली बार जो है वो एक वैक्सीन लगा था, दूसरी बार दूसरा वैक्सीन लग गया। इसका आंसर ऐसा कोई नहीं दे सकता जब तक कि इसका सबका डाटा कलेक्ट करके हम लोग कोई वो एंटीबॉडी टाइटर देखें या ऐसा कोई ट्रायल हो। ऑलरेडी ये चीज पहले बात में एक बार हुई थी ऐसा करने के लिए, लेकिन हुआ नहीं। ऐसे बताएं, ये तमाम एक्सीडेंटल ऐसे चीज हो गई। जैसे आपको बताएं कि आपने पहले सुना होगा कि ये जो कोविशील्ड वैक्सीन थी, इसका हाफ डोज दे दो तो एंटीबॉडी टाइटर ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो भी बाई एक्सीडेंट ही था। तो ऐसे ये भी एक्सीडेंट है, लेकिन एक अच्छी चीज हुई। बोलो बाई एक्सीडेंट, चलो एक अच्छी चीज हुई, लेकिन अच्छी तब मानेंगे जब इसका 100 आदमी का डाटा मिल जाए, उसका हम लोग एंटीबॉडी टाइटर टेस्ट कर लें और देखें प्रोटेक्शन कितना डेवलप होता है नहीं होता है। अगर प्रोटेक्शन डेवलप होता है तो इसको आगे भी करने दो, नहीं होता है तो उसको ऐसा दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली इट इज नॉट साइंटिफिकली करेक्ट एट एज ऑफ नाउ। जी, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन समस्या अभी ये आ रही है कि लोग थोड़ा-थोड़ा मूव करने लगे हैं और अभी जब कोरोना उतार पे होगा तो और भी मूव करेंगे। अब मैंने पहला डोज़ एक हॉस्पिटल में मान लीजिए दिल्ली में ले लिया, दूसरे डोज़ के लिए मैं पहुँच गया हूँ अपने गाँव में। तो अच्छा, बहुत सारे लोग तो जानते ही नहीं हैं कि ये उनके लिए हाँ तो वैक्सीन है। वो हाँ ये हाँ कोविशील्ड है और ये कोवैक्स है, ये पता हाँ करना मुश्किल है और ये मूवमेंट बहुत हाँ होगा, बहुत हो रहा है। हाँ आगे और भी ज़्यादा होगा क्योंकि 3 से 4 हाँ। महीने का गैप बहुत होता है। 4 नहीं, महीने में मूवमेंट ही नहीं होगा। अभी तो और वैक्सीन आ रही है, स्पुतनिक वैक्सीन आ रही है, फाइजर की बिल्कुल, भी आ जाएगी, ये भी आ जाएगी, और कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत रोबस्टिक डाटा अपने को तैयार करना पड़ेगा। उस आदमी का उसी दिन सेंटर अलॉट कर दो कि तुमको कहीं भी रहो दुनिया में, उसी दिन आके इधर आके इंजेक्शन लो। कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो उसे क्या हो जाएगा फिर तो, अगर ऐसा। बिल्कुल। या तो वो अभी तो ये 2 ही करें वैक्सीन। कि उसी सेंटर पर लें या फिर जो उनका सर्टिफ़िकेट है, चूँकि उस पर लिखा रहता है कि इनको कोविशील्ड लगा है, हाँ हाँ तो वो सर्टिफ़िकेट लेके हाँ हाँ जाएँगे और खुद बताएँ कि मुझे हाँ कोविशील्ड ही चाहिए, कोवैक्स ही चाहिए, हाँ क्योंकि मेरा हाँ। पहला डोज़ यही इसका इसका हाँ, इसका सोल्यूशन यही है कि हर सेंटर पे दोनों वैक्सीन अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, एग्ज़ैक्टली। हालाँकि तभी पॉसिबल है। ये बहुत मुश्किल काम अभी लग रहा है क्योंकि हाँ, शॉर्टेज लेकिन है करना पड़ेगा। और हाँ अगले इस साल दिसंबर तक तो ये शॉर्टेज रहने ही वाला है, हाँ। क्योंकि आखिरकार कुछ भी कर ले सरकार, जो प्रोडक्शन है उसको रातों-रात हम्म 3, 4, 5 हम्म गुना हम्म, बढ़ाया नहीं जा सकता। अब तक नहीं बढ़ाया गया, हम्म। उस पर सवाल उठाया जा सकता है। इस पर सवाल उठाया जा सकता है कि जब वैक्सीन बन रहे थे तब ये क्यों नहीं सोचा गया कि कितने की ज़रूरत रोज़ होगी और कैसे 3 महीने में देश कवर होगा तो कितना बनाना पड़ेगा। लेकिन अब वो नहीं हुआ। अब जो बनना है वो उतना ही बन रहा है, उसको थोड़ा 20-25% ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़ाया जा सकता है। ये तो भारत में स्थिति नहीं नहीं, ये अभी अभी इंपोर्ट कर रहे हैं ना बाहर से, स्पुतनिक वैक्सीन, वो वैक्सीन बाकी कंपनी से हो रहे, तो ये वैक्सीन नहीं, बाकी और वैक्सीन आ जाएगी। तो अभी आज के डेट में हम लोग का 18 मिलियन, मतलब 18 करोड़ इंजेक्शन लग चुके हैं वैक्सीन के, 18 करोड़ इंजेक्शन। अभी 2 इंजेक्शन पकड़ो तो उसको हमको लगता है 10 करोड़ लोगों को हुआ होगा। अपने को 100 करोड़ लगाना है वैक्सीन। तो आप नहीं, कैलकुलेट नहीं, करिए, अगर स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे ड्यूरेशन बढ़ाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अपने को फास्ट करना है, जल्दी करना और ज्यादा काम करना है।
तो ड्यूरेशन बराबर कम रखना है, अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, इंपोर्ट करो, कहीं से भी लाओ, सबको लगाओ। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आएगी ना कि अभी आप देखिए कि बहुत सारे लोगों ने, अब मुझे आंकड़ा तो नहीं है सामने इसलिए बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो 18 करोड़ लोग हैं उसमें से शायद आधे लोगों ने जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर लगा लिया। ठीक है, क्योंकि वो 250 रुपए दे सकते थे, बहुत कम था। अब थोड़ा बढ़ा भी देंगे, 500 भी कर देंगे तो भी ये मिडिल क्लास जो है वो जाकर लगाएंगे। लेकिन मैं देख रहा था कि स्पुतनिक जो इंपोर्ट हो रहा है उसका कॉस्ट जो है 1000 रुपए के करीब होगा। तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत लोगों के रीच से बाहर हो जाएगा। उसी तरह से जो आरएनए बेस्ड वैक्सीन हैं वो तो ऑलरेडी जो है वो कई गुना, मतलब शायद 4-5 हजार रुपए उसका कॉस्ट होगा। तो नेचुरली जो है, और जो वर्ग पैसा दे सकता है वो लगा चुका है, बड़ी संख्या में लगा चुका है। नहीं, देखिए ऐसा है कि जहाँ चाह वहाँ राह। अगर वैक्सीन आ गई ना तो हमारे यहाँ हेल्प करने वाले बहुत लोग हैं। जैसे कंपनी वाले कंपनी वर्कर लगा देंगे, तमाम एनजीओ है, ट्रस्ट हैं जो दिल से लोगों को हेल्प करते हैं, है ना। आप जैसे हैं, बाकी लोग हैं, तो अपने अपने लोग से अपने विलेज का केयर कर लिया, अपने कंपनी का केयर कर लिया, स्कूल वाले अपने बच्चों का केयर कर लिया, तो हो जाएगा। अवेलेबिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर अवेलेबिलिटी हो गई तो 500 चाहे हजारों लोग लगा लेंगे। कि जो बीमारी की भयावह स्थिति है जो देखते हैं ना, उसके आज तो किसी के लिए 500 1000 की कोई ज्यादा वो नहीं है, वो नहीं लगा पाएंगे। कोई उनका ट्रस्ट लगवा देगा, कोई एनजीओ लगा देगा, कुछ ना कुछ आइडिया निकल जाएगा। लेकिन पहले होना तो चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि वैक्सीन होना चाहिए और सरकार को इसकी कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध हो, चाहे कीमत जो भी हो सकता है सरकार, अगर सरकार के लिए संभव हो तो सरकार ही दे दे और फ्री लगाना जारी रखे। और अगर सरकार नहीं कर सकती है तो बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे कॉर्पोरेट सामने आएंगे जो कम से कम अपने एम्प्लॉयज के लिए और अपने लोगों के लिए इसको लगाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और इस प्रोग्राम को आज यहीं खत्म करते हैं हम। तो दोस्तों, हम अभी बात कर रहे थे मुंबई के सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अशोक सिंह से। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि अगर 3 से 4 महीने के गैप में भी वैक्सीन लगाया जाता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको वैक्सीन का फायदा तो मिलेगा। अब नुकसान सिर्फ इतना है कि वैक्सीन लगाने के कोई 15 दिनों के बाद, 14 दिनों के बाद आप जो है लगभग सुरक्षित हो जाते हैं। तो जो सुरक्षा आपको 2 महीने में मिल रही थी वो 4-4.5 महीने में मिलेगी, 3.5 महीने में मिलेगी। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा फर्क जो है वो नहीं होने वाला है। जिन लोगों ने ये सोच रखा था कि उनको कोई और बीमारी है, वो कैंसर के पीड़ित हैं, डायबिटीज से पीड़ित है या कोई एलर्जी है इसलिए उनको नहीं लगाना चाहिए, तो इसके बारे में भी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि उनको भी लगाना चाहिए। और जिनको एलर्जी है वो जो वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएं, वहां जो डॉक्टर है उनको पहले से बता दें, ताकि अगर किसी खास केमिकल से, जिस केमिकल से ये वैक्सीन, जिस केमिकल का इस वैक्सीन में उपयोग किया गया है, उस वैक्सीन, उस केमिकल से अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी हो तो डॉक्टर जो है वहां से उसको अवॉइड कर सके। और आपने एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी कि जो केमिकल्स इन वैक्सीन को बनाने में यूज किए जा रहे हैं उसका एलर्जी टेस्ट करने के लिए आपके कोई मित्र जो हैं वो ऑलरेडी एक किट बनाने की तैयारी कर रहे हैं, वो आ जाएगा तो और भी बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो चाहे आपकी जो उम्र हो, चाहे आपको जो भी सेक्स हो, हर हालत में आपको वैक्सीन लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। हम अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अशोक सिंह, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज हम यहीं प्रोग्राम को खत्म करते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।